हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। सेम एस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं बजरंग आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है मित्रगण, आज हम कोशिका से संबंधित विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी जो टेट एग्ज़ाम या जो रीट एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये ओनली किसके लिए है, यानी साइंस मैथ जो है रीट सेकेंड लेवल, यानी साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट हैं, साइंस और मैथ्स वाले स्टूडेंट तथा फर्स्ट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे क्वेश्चन हैं वो रामबाण साबित होने वाले हैं। यानी आपकी एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस बनते हैं। दोस्तों, आज हम 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं कोशिका से संबंधित, और हो सकता है आपको एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो रिट एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कीजिए आप अपने दोस्त बजरंग के साथ, और बने रहिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि आपको बेनिफिट होने वाला है। आपको विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के यहाँ क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। और लाइक ज़रूर करिए तथा कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी रिट या टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपडेट होकर नए नए क्वेश्चन जान सके CMS यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, यानी कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन स्लाइडन व थियोडर स्वान, तीसरा ऑप्शन एंटोनी लिवेनहुक और चौथा ऑप्शन अरस्तु। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सा होगा कि कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर है स्लाइडन व थियोडर स्वान ने। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्लाइडन व थियोडर स्वान जो वैज्ञानिक है ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे दोस्तों? जर्मनी के थे। ठीक है, इतना भी आप ध्यान में रखेंगे। देश से संबंधित विज्ञान में कभी नहीं पूछता, लेकिन आपके लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट है ये दोस्तों। ठीक है, फिर दिए गए ऑप्शन पर भी हम नज़र डालते हैं दोस्तों। देखो क्या है कि रॉबर्ट हुक कौन है, तो रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज की थी। ठीक है, यानी कोशिका के जनक अगर आपसे पूछ ले तो कोशिका के जनक कौन है, तो जनक है रॉबर्ट हुक। ठीक है, पहला ऑप्शन का आंसर पहला ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है। एंटोनी लिवेनहुक ने क्या की थी दोस्तों? जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी लिवेनहुक ने। और अरस्तु को क्या कहा जाता है दोस्तों? विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है रीट या टेट में, एग्जाम जो लगी थी उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। ये 30 क्वेश्चन नहीं, लगभग 100 क्वेश्चन हैं जो आपकी रीट या टेट जो एग्ज़ाम होगी उसमें एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखें। कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? देखो दोस्तों आ गया वापस की कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी जो होती है उसका जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा कैमिलो गोल्जी, तीसरा बिजमेन, चौथा डी डुवे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। और रॉबर्ट हुक की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? माइक्रोग्राफिया। कौन सी है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और आपसे ये पूछ ले कि कोशिका विज्ञान है वो क्या कहलाती है, तो साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका के विज्ञान को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। ठीक है, दिए गए ऑप्शन पर भी हम एक फोकस डालते हैं, नज़र डालते हैं। देखो दोस्तों कि कैमिलो जो गोल्जी हैं वो कैमिलो गोल्जी काय की खोज की थी। ठीक है, यानी किसकी? गोल्जी काय की। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मेल खा रहा है इससे। बिजमेन ने अगर देखें तो ये है उद्विकास से संबंधित है और जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत दिया था। किसने दोस्तों? जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत बिजमेन ने दिया था। ठीक है दोस्तों, और डी डुवे किसके हैं? तो डी डुवे हैं लाइसोसोम जो है उसके जनक हैं। लाइसोसोम कोशिका का अंग है। आगे क्वेश्चन में आ जाएगा क्या है, वहाँ पर हम चर्चा कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो जानते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है कि कोशिका की उत्पत्ति के बारे में ये किसने कहा? ओमनियस सेलुला ई सेलुला।
दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या रीट या सीटेट जो भी एग्ज़ाम है, ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछ लिया जाता है। ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी अगर इसे हिंदी में कहें तो क्या है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से पूर्ववर्ती सेल से नवनिर्मित सेल्स का निर्माण होता है। निर्मित सेल्स का निर्माण होता है हिंदी में। मैंने इंग्लिश में ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि कई बार क्या होता है, इंग्लिश में दे देता है, हिंदी में देगा तो पूर्ववर्ती सेल्स का निर्माण नवनिर्मित कोशिकाओं से होता है, ये पूछ सकता है। या ये दे सकता है कि ये किसने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से होता है। पहला ऑप्शन एंटोनिन लीवेनहॉक, दूसरा ऑप्शन रॉबर्ट हुक, तीसरा रुडोल्फ विर्चोव और चौथा ऑप्शन कौन सा है, थियोडर स्वान। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है रुडोल्फ विर्चोव ने ये कहा था कि ओमनियस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं निर्मित होती हैं। एंटोनिन लीवेनहॉक क्या है, तो अभी बताया था जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनिन लीवेनहॉक ने कब 1674 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक क्या है, कोशिका के जनक कहलाते हैं जो मृत कोशिका की खोज की थी। और थियोडर स्वान क्या है, ये कोशिका सिद्धांत के बारे में बताने वाले थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आज का तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं दोस्तों। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस से सजीव व निर्जीव की योजक कड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आप बता ही देंगे कि सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी किसे कहेंगे। पहला ऑप्शन कवक, दूसरा ऑप्शन जीवाणु, तीसरा ऑप्शन प्रोटोजोआ, चौथा ऑप्शन विषाणु। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहेंगे, विषाणु। और विषाणु अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या देगा दोस्तों, वायरस को ही विषाणु कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन एकदम इजी था। सब आशा करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उसको ये क्वेश्चन जरूर ही आता होगा दोस्तों। ठीक है, आज का पांचवा क्वेश्चन देखिए, यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है। देखिए दोस्तों क्या पूछा है, इसमें असत्य कथन पूछा है। ठीक है, यानी 3 सही हैं और एक असत्य कथन होगा। पहला ऑप्शन क्या है, इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। देखो दोस्तों क्या है, यूकेरियोटिक्स कोशिका है तो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, कन्फर्म है, होता है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, इनमें केंद्रिका एवं केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती हैं। तीसरा, इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये यूकेरियोटिक कोशिका में ये भी सही है, ये भी सही है, केंद्रिका केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं न कि अनुपस्थित। तो असत्य कथन है छांटना था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर हमारा, यही आंसर नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 2 इसका करेक्ट असत्य कथन है, यहाँ उपस्थित होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल बहुत बार देता है दोस्तों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लगाइए और हमारे वीडियो को फैक्ट को जानने के बाद ही क्वेश्चन को ज़रूर देखा करो दोस्तों। ठीक है, तो पहले फैक्ट देख लिया करो क्योंकि मैंने कोशिका से संबंधित सभी वीडियो डाल रखे हैं अपनी CMAS यूट्यूब चैनल में, तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से फैक्ट समझ सकते हैं दोस्तों, उसके बाद में क्वेश्चन निकालें। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि पाँचवा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। छठा क्वेश्चन देखें, सुमेलित करो। सुमेलित करना है, इधर तो आपको दी गई है दोस्तों कोशिका भित्ति और इधर निर्माण, यानी कौन सी कोशिका जीवों में कोशिका भित्ति किस से निर्मित हुई है, यह आपको क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। तो आपको सुमेलित करना है। देखें पहला ऑप्शन क्या है, पहला पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइको या ग्लाइकोप्रोटीन या पॉलीसेकेराइड। तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, आशा करता हूँ ये सभी जानते होंगे कि किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो दोस्तों पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है, इसमें एक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तीसरा है कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो दोस्तों कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी अगर यहाँ देखें तो ग्लूकोसेमिन नामक बहुलक जो होता है या ग्लूकोसेमिन नामक से बनी होती है। और डी ऑप्शन क्या है, सेवाल जो होते हैं वो सेवाल किसकी बनी होती हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन एवं पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये मिलान कीजिए वाला क्वेश्चन था, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा दोस्तों। देखें ए में 3, तो हमने क्या मिलान किया है, ए में 3। ठीक है, अब ए में 3 जगह है, तो हमने बी में क्या किया था दोस्तों, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकोन, यानी बी में 1, तो बी में 1
अगर यहाँ देखें तो ऑप्शन फोर्थ ये कैंसिल हो गया दो, तो ठीक है, बी में एक और बी में दो, ए या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। तो फिर देखें तीसरा कवक है, कवक किससे कवक की कोशिका वृद्धि किसकी बताई थी, ग्लूकोसेमिन नामक बहुलक से बनी होती है, यानी इससे बनी होती है। तो सी में 4, तो सी में 4 एक ही जगह है दोस्तों, कौन सा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके वापस देख लें अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिट में आने लायक क्वेश्चन है और बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर जाएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं दोस्तों। आज का 7वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन देखें, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र यानी संपूर्ण कोशिकाओं पर नियंत्रण करने वाला कौन सा अंग है। पहला ऑप्शन है कोशिका ध्रुवी, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, चौथा ऑप्शन है गोल्गी काय। तो बताइए दोस्तों, नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं, नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं, कोशिका का कलेक्टर कौन है, तो वो है केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आरएनए पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज किसने की ये भी आप जान ले, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी दोस्तों, केंद्रक की खोज की थी दोस्तों। ठीक है, लाइसोसोम क्या है, गोल्गी काय क्या है। लाइसोसोम के बारे में आत्मघाती थैली कहते हैं, गोल्गी काय कैमिलो गोल्गी ने खोज की थी, ये पीछे ऑप्शन में भी मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे। आज का 8वां क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, निम्न में से जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पादप और जंतु कोशिका में आपको अंतर मैंने वीडियो में बताया है, वो अंतर आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि एक अंग है जो पादप और जंतु कोशिका में अंतर प्रदर्शित करता है, यानी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो पहला ऑप्शन कोशिका झिल्ली, हरित लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, यानी जंतु कोशिका में कौन सा अनुपस्थित है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हरित लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट है, ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन ऐसा जंतु कौन सा है जिसमें हरित लवक पाया जाता है, तो आप उसका आंसर देंगे युग्लिना में हरित लवक पाया जाता है। एकमात्र ऐसा जंतु जो क्या है, जंतु होते हुए उसमें हरित लवक है, इसीलिए युग्लिना को पादप और जंतु जगत की क्या कहते हैं दोस्तों, योजक कड़ी कहते हैं, और इसे हरा प्रोटोजोआ भी कहा जाता है, हरित लवक पाए जाने के कारण दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से राइबोसोम का कार्य क्या है। ये पूछा है कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन भी है। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखें, कोशिका का एक निश्चित स्वरूप बनाए रखना, दूसरा अंतःकोशिकीय पाचन, तीसरा आरएनए का संश्लेषण करना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है दोस्तों। देखिए, हम जो ऑप्शन टाइप जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें कई बार ऐसे 2 ऑप्शन आ जाते हैं जो है, लेकिन उन 2 ऑप्शन में भी सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होता है वो चुनना होता है। तो निम्न में से राइबोसोम का मुख्य कार्य या प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना। 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए दोस्तों आप मेरे साथ और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, यानी क्वेश्चन लास्ट तक देखें। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं ईमानदारी से बताएं और कमेंट में ज़रूर लिख के जाएं कि आपके इतने क्वेश्चन सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी लिंक को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी जुड़ सकें CMAC यूट्यूब चैनल के साथ, अपनी तैयारी को मजबूत बना पाएँ। मेरा उद्देश्य ये है कि दोस्तों आपको पूरे, यानी अगर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी या रिट या टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे वीडियो यानी CMAC यूट्यूब चैनल के द्वारा उपलब्ध करवाए गए वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस लाइक करें, शेयर करें, आपसे यही मैं उम्मीद रखता हूं दोस्तों। आज का 10वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आप इजीली यानी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला ऑप्शन देखें, एंटोनी लिवेनोक, दूसरा MJ स्लाइडेन, तीसरा फेलिक फोंटाना, चौथा रॉबर्ट हुक। तो इसमें जीवित कोशिका की खोज पूछा है दोस्तों। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी लिवेनहुक ने। यदि यही क्वेश्चन आ जाता जीवित नहीं होता है और कोशिका की खोज किसने की, दोनों ऑप्शन होता है, तो तब हम रॉबर्ट हुक चुनते हैं। रॉबर्ट हुक की पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से प्रोटोप्लाज्म
जीव द्रव्य की खोज किसने की दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? यानी केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो पाया जाने वाला द्रव्य है उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। उस जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन वाल्डियर, दूसरा डुजार्डिन, तीसरा पुरकेंजे, चौथा फ्लेमिंग। ठीक है, तो इसका आप आंसर ध्यान में रखेंगे कि डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य की क्या की थी दोस्तों? खोज की थी। वाल्डियर गुणसूत्र से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, और फ्लेमिंग भी समसूत्री विभाजन से संबंधित है। ये हम कोशिका विभाजन से संबंधित जो क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। निम्न देखिए 12वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं दोस्तों? ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों ये कि पादप जगत का जोकर किसे कहेंगे। पहला ऑप्शन अमीबा, दूसरा ऑप्शन माइकोप्लाज्मा, तीसरा साइकस, चौथा सेवाल। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों इसमें कौन सा होगा। यानी पादप जगत का जो क्या है कि पादप जगत का जोकर किसे कहते हैं? तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा जीवाणु। माइकोप्लाज्मा जीवाणु एक सबसे छोटी कोशिका भी होती है दोस्तों। इसका आकार 0.1 माइक्रोम होता है दोस्तों। ठीक है, कितना? 0.1 माइक्रोम होता है, सबसे छोटी कोशिका भी होती है। और हम इसे PPLO भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? PPLO, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, फ्लोरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। आज का 13वां क्वेश्चन देखें, सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है दोस्तों, यानी आपको सूची दी गई है उनमें आपको सुमिलित करना है। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन आया था वैसे ही। सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। क्वेश्चन को थोड़ा मैं और ऊपर कर देता हूँ। हाँ, अब देखो कि सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो आप जानते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका अगर देखें तो दोस्तों कौन सी होती है? सबसे छोटी कोशिका भी बताई थी, माइकोप्लाज्मा, PPLO। ठीक है दोस्तों, फिर है मानव में सबसे छोटी कोशिका। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी दोस्तों? शुक्राणु। और नीचे क्या दिया गया? मानव में सबसे लंबी कोशिका। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर लंबी दो जगह आ गया है ना, क्षमा चाहूँगा, एक जगह बड़ी होना था, ये बड़ी है ना, या तो आप यहाँ बड़ी कर लो। ठीक है, यहाँ बड़ी कर लो। अगर यहाँ बड़ी करेंगे तो बड़ी में कौन सा आ जाएगा? शुतुरमुर्ग, यानी फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा? फोर्थ शुतुरमुर्ग हो जाएगा। ठीक है, और उसके अनुसार ही हम ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है, वैसे ऑप्शन दिया भी नहीं गया है इसमें। ठीक है, तो क्षमा चाहूँगा क्वेश्चन में आप वैसे डायरेक्ट यहाँ ध्यान में रखें, मिस प्रिंट हो गई थोड़ा या कट गए होंगे ऑप्शन। सजीव अगर आपसे पूछ ले कि सजीव जगत की सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग, कांडा, ओस्ट्रिचिक। डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इनके 4 आंसर निकलेंगे। ओस्ट्रिचिक सबसे बड़ी कोशिका, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चन मैंने एक में डाल दिए थे, उसके ऑप्शन कट गए, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे डायरेक्ट आपको बता दिए हैं दोस्तों। ठीक है, आज का 14वां क्वेश्चन देखें, न्यूक्लिक अम्ल निम्न में से किसका बहुलक है? यानी न्यूक्लिक अम्ल बहुलक किसका है? एमिनो अम्ल का, न्यूक्लियोटाइड का, ग्लूकोसेमिन का, ग्लाइकोप्रोटीन को। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड का। यानी न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का ही क्या है? एक प्रकार का बहुलक है दोस्तों। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखें, DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन वाटसन व क्रिक ने, दूसरा फ्लेमिंग व वाल्डियर ने, तीसरा फेलिक फोंटाना ने, और बिजमैन ने। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपको आता भी होगा और आपके दिमाग में भी आ गया होगा और आपने आंसर को टिक भी कर लिया होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर है वाटसन व क्रिक ने द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है दोस्तों, आज का 16वां क्वेश्चन, DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर यहाँ देखें कि DNA से RNA बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? DNA से RNA बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्वप्रतिकरण, अनुवादन, अनुलेखन या व्युत्क्रम अनुलेखन। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहेंगे? DNA से RNA
बनने की क्रिया को। तो डीएनए से आरएनए की बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, यानी अनुलेखन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब देखिए दिए गए ऑप्शन जो हैं उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम दोस्तों बताएं तो स्वप्रतिकरण किसे कहेंगे, यानी रेप्लिकेशन किसे कहेंगे। तो रेप्लिकेशन अगर देखें तो रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए से डीएनए का निर्माण होना। ठीक है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होना, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर दूसरा देखें तो अनुवादन, यानी अनुवादन किसे कहेंगे, तो अनुवादन है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किसे कहते हैं दोस्तों, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना। किसका, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होना, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे दोस्तों। ठीक है, और एक और है व्युत्क्रम अनुलेखन किसे कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे, तो आरएनए से पुनः डीएनए का निर्माण होना, वो व्युत्क्रम अनुलेखन कहलाता है। दिए गए चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। ठीक है, तो आज का 7वां क्वेश्चन देखिए, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है दोस्तों, है ना। नाइट्रोजन क्षारक कौन सा जो अनुपस्थित होता है, पहला ऑप्शन एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन, चौथा थाइमिन। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यानी क्या होता है इसमें, थाइमिन। अगर हम देखें तो डीएनए में क्या है, AGTC पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में क्या होता है दोस्तों, आरएनए में AGUC पाए जाते हैं, यानी ये यहाँ सिर्फ T और U का अंतर है, बाकी तीन क्या होते हैं, समान, यानी यूरेसिल पाया जाता है यहाँ पर। तो आरएनए में नाइट्रोजन क्षारक की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है 17वां क्वेश्चन आपका आज का। देखिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, निम्न में से पादपों का रसोई घर किसे कहते हैं, यानी पादप कोशिका या पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन देखें हरित लवक, दूसरा ऑप्शन आरएनए, तीसरा राइबोसोम, चौथा प्रोटीन। तो बताइए दोस्तों इसके सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर है हरित लवक को, यानी हरित लवक को हम पादपों का रसोई घर क्यों कहते हैं, क्योंकि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन यानी ग्लूकोज बनाता है, तो जब भोजन बनता है वहाँ रसोई घर ही कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का 9वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से श्वसन का केंद्र किसे कहेंगे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन का केंद्र है। पहला ऑप्शन गोल्गी काई, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा तारक काई, चौथा प्रोटोप्लाज्म। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों, श्वसन केंद्र। देखें श्वसन केंद्र किसे कहेंगे, तो श्वसन केंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से श्वसन केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन केंद्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, आंतरिक श्वसन होता है, उसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्या है, क्रेब्स चक्र होता है, तो क्रेब्स श्वसन का ही तो भाग है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे, श्वसन का केंद्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर देखें तो कुल जो 38 ATP होती हैं उसमें यानी 24 ATP माइटोकॉन्ड्रिया में, और लिंक रिएक्शन की देखें तो 12 जो होती हैं वो बन जाती हैं, तो यानी कुल 36 जो ATP बनती हैं वो ATP माइटोकॉन्ड्रिया की ही देन होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि 19वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 20वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसी आत्मघाती की थैली कहते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आज तक एग्जाम में सबसे ज़्यादा कोशिका में से यही क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या प्रतिस्पर्धा एग्ज़ाम जो होती हैं उनमें यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली क्या करते हैं। जो भी अपनी प्रतियोगिताएं होती हैं उन प्रतियोगिताएं या कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कभी गलत ना कर दें, क्योंकि जो हम अगर सरल क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो सिलेक्शन से बाहर चले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी गलत मत करना। पहला ऑप्शन देखें तारकाई, दूसरा राइबोसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए किसे कहेंगे, लाइसोसोम को। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं, या इंग्लिश में दे सकता है आपको सुसाइड बैग कहते हैं, या कोशिका का
चपरासी मैन कहते हैं क्योंकि सफाई का करेगा, या सुसाइड बैग कहते हैं, या चपरासी मैन कहते हैं, या अपमार्जक कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, या कोशिका का भक्षण प्रकृति का कहते हैं, भक्षण प्रकृति का कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनकारी एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कोशिकाओं का भक्षण कर जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 20वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 21वां देखें, निम्न में से कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन का निर्माण करता है, यानी अंतःकोशिकीय परिवहन का निर्माण कौन सा कोशिका करता है। पहला ऑप्शन है अंतःपर्दवी जालिका यानी ER, दूसरा तारकाई, तीसरा गोल्जिकाई, चौथा क्या है लाइसोसोम। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य कौन सा करता है। ठीक है दोस्तों, अंतःकोशिकीय परिवहन का कार्य, तो इसमें आंसर रहेगा अंतःपर्दवी जालिका। अब अंतःकोशिकीय परिवहन देखें तो हमारे शरीर में ब्लड है वो कंकाल तंत्र में ही बहेगा, परिवहन करेगा। ठीक है, तो अंतःपर्दवी जालिका को भी क्या कहते हैं दोस्तों, अंतः कंकाल ही तो कहते हैं, तो अंतः कंकाल कहते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पर क्या है, परिवहन का कार्य होगा। ब्लड बह रहा है हमारी कंकाल में, तो उसी प्रकार अंतःपर्दवी जालिका में भी रसायन बहता है, इसीलिए अंतःकोशिकीय परिवहन का निर्माण करने में सहायक है अंतःपर्दवी जालिका दोस्तों। ठीक है, ये 21वां क्वेश्चन। आज का 22वां क्वेश्चन देखें। आलू के पौधों की कोशिका में निम्न में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं दोस्तों, कि आलू का जो पादप होता है उसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन 46, दूसरा 48, तीसरा 29, चौथा 8। तो इसमें सही आंसर है 48। आपसे पूछ ले कि मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे। फिर देखें, निम्न में से tRNA का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि tRNA का मुख्य कार्य क्या है। पहला देखें, राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना, दूसरा DNA में निहित सूचनाओं को प्रोटीन संश्लेषण स्थल पर लाने का कार्य करना, और तीसरा अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्तर पर लाने का कार्य करना यानी राइबोसोम तक, और चौथा जंतु कोशिका विभाजन में सहायता प्रदान करना। तो दिए गए ऑप्शन में आपको फेमस ऑप्शन चाटना है कि मुख्य सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन सा होगा, तो इसका अमीनो अम्ल का प्रोटीन संश्लेषण स्थल यानी राइबोसोम तक ही लाना इसका क्या होता है दोस्तों, मुख्य कार्य होता है। तो इसका आंसर है नंबर 3 tRNA। अगर यहाँ देखें तो RNA 3 प्रकार के होते हैं, rRNA भी होता है, mRNA भी होता है और tRNA। tRNA का मुख्य कार्य क्या होता है, ये अमीनो अम्लों का प्रोटीन संश्लेषण स्थल तक लाना, और rRNA जो होता है वो राइबोसोमल RNA है। इस RNA का निर्माण केंद्रिका में होता है, और कुल अगर देखें तो 80% जो RNA है दोस्तों वो rRNA ही पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और RNA का मुख्य कार्य है राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन में सहायता प्रदान करना, और मैसेंजर का यानी संदेश वाहक होता है वो mRNA होता है दोस्तों। आज का 24वां क्वेश्चन, निम्न में से प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन पाया जाता है, यानी क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पूछा है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिका विभाजन पाया जाता है। देखो, प्रोकैरियोटिक पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें असूत्री विभाजन, समसूत्री, असूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका थी उन प्रोकैरियोटिक कोशिका में असूत्री विभाजन पाया जाता था दोस्तों। ठीक है, आज का 25वां क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिकाएं विभाजित होकर दो समान नई संतति बनाती हैं। देखें, कौन सा विभाजन है जिसमें मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समान, यानी अगर पैतृक में 2n गुणसूत्र हैं तो पुत्री कोशिका में भी 2n गुणसूत्र ही होंगे। ऐसा कौन सा विभाजन होता है, तो पहला ऑप्शन असूत्री, दूसरा समसूत्री, तीसरा असूत्री विभाजन, और चौथा उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, समसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका के समान पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र रहते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन देखें, समसूत्री विभाजन में केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है, कौन सी अवस्था में ऐसा होता है दोस्तों। तो बताइए कौन सी अवस्था में ऐसा होता है कि समसूत्री विभाजन में केंद्रिका केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। पहला प्रोफेज अवस्था, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज। ये क्रम से ही है, यानी PMAT। ठीक है, तो इसमें से
केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली कौन सी अवस्था में गायब हो जाते हैं? प्रोफेज अवस्था में दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी अवस्था भी कौन सी है, तो प्रोफेज अवस्था ही होती है। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ आपसे पूछ रहे हैं तो ये सबसे लंबी अवस्था है। मेटाफेज में क्या होता है दोस्तों? गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एनाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है, ये सबसे छोटी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन किया जाता है। और टेलोफेज अंतिम अवस्था होती है दोस्तों। 27वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के आधी रह जाती है? दोस्तों, ऐसा कौन सा विभाजन है जिसमें पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या यानी मात्र कोशिका की आधी रह जाती है? यानी यदि पुत्री में n है तो मात्र में उनमें 2n है, पुत्री में n है मात्र में 2n, या मात्र कोशिका में 2n है तो पुत्री में n ही रह जाती है। तो पहला ऑप्शन असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री, तीसरा अर्धसूत्री, चौथा क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो तुक्का एक्सपर्ट इसे उपरोक्त सभी नहीं करें, जो पढ़ के नहीं जाएगा वो तो उपरोक्त सभी ही करेगा। बाकी इसका सही आंसर क्या देंगे? अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन किन में पाया जाता है? तो लैंगिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। और हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्र निश्चित रखने का योगदान भी अर्धसूत्री विभाजन का ही है। तभी तो प्रत्येक हम जीव जंतुओं की कोशिका में जो पैतृक में गुणसूत्र होते हैं वही उसके पुत्र में होते हैं गुणसूत्र, अन्यथा 2n बढ़ते जाते दोस्तों। तो अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में पाया जाता है और सबसे बड़ा योगदान भी होता है। फिर देखें, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। बहुत बार आ गया, सेकंड ग्रेड तक आया है ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को आप दिमाग में छाप लेंगे, याद रखेंगे आपके एग्जाम हॉल तक। तो देखिए, पहला ऑप्शन नालवरस्का ने, बीडल व टेटम ने, तीसरा वाटसन व क्रिक ने, चौथा फार्मर व मूरे ने। तो इसका सही आंसर है बीडल व टेटम ने। आप लिख लेना अपने नोटबुक में भी दोस्तों, ठीक है, और अपने दिमाग में भी इसे छाप लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। 29वां क्वेश्चन देखें, निम्न में से पाचन का केंद्र कौन सा है? कौन सा पाचन का केंद्र है? पहला ऑप्शन गोल्जिकाय, दूसरा राइबोसोम, तीसरा तारकाय, चौथा लाइसोसोम। दोस्तों, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? लाइसोसोम को पाचन का केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि पाचन आमाशय में होता है, तो यहाँ पर कोशिका में एक ही है जो पाचन का कार्य करता है, वो कौन सा होता है? लाइसोसोम क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि 29 तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। और आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विनिर्माण एवं परिवहन केंद्रक कहा जाता है? यानी विनिर्माण एवं परिवहन केंद्रक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो विनिर्माण एवं परिवहन केंद्र का कार्य करता है। पहला ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्जिकाय, तीसरा हरित लवक, चौथा राइबोसोम। ध्यान में रखना, परिवहन का कार्य अगर देखें तो ER भी करता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ER नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है तो बताइए, इसमें गोल्जिकाय इसका सही आंसर हो जाएगा, परिवहन का कार्य। क्योंकि यातायात प्रबंधक किसे कहेंगे? हम यातायात प्रबंधक गोल्जिकाय को कहेंगे। अगर आपको यहाँ ER ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गोल्जिकाय। तो दिए गए 30 क्वेश्चन आपको बेहद ही अच्छे लगे होंगे। हमारी वीडियो को आपने ज़रूर लास्ट तक देखा होगा दोस्तों, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन भी अटेंड किए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी क्वेश्चन कितने सही हुए हैं 30 में से दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए आप दोस्तों मेरे साथ, और ऐसे ही नई MCQs पाए, नई श्रृंखलाओं के साथ नए क्वेश्चन पाएँ, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप जिस रीट की तैयारी कर रहे हैं उस रीट में 100% आपको कामयाबी हासिल मिले दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई आशा और नई उम्मीद के साथ, ठीक, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।